हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं या हमारी कुछ भी टीम जो भी करवाएगी मतलब प्रैक्टिकली करवाएगी, तो मैं भी आपको जो फिज़िक्स पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा। आपको इस काबिल बना दूँगा कि मान के चलो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आपको उसे अपने ही माइंड से बना के लिख सकते हो। इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप दोस्तों रट्टा लगा रहे हो, आपको आज याद है, शाम याद है, कल याद रहेगा, परसों भूल जाओगे, तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप अधिकतर प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। समझो, कुछ भी टॉपिक हो उसे अच्छे तरीके से समझो, रट्टा मत लगाओ। तो दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का, उसमें कुछ टॉपिक मैंने आपको करवा दिए थे। गोले, पिछली वीडियो में मैंने गोले दर्पण बताया था कि वो किस तरह का होता है, कैसे कितने प्रकार का होता है, कैसे जांच पड़ेंगे कि ये अवतल है या उत्तल है। तो दोस्तों उनकी डेफिनेशन रह गई थी, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, तो आज हम उन डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने दर्पण के बारे में बताया था, आपको ये भी बताया था कि अगर मैं इस तरह से लिख दूँ और आपको इसकी सारी चीज़ ज्ञात करनी है कि दर्पण कौन सा है, रेडियस कैसी होगी, निगेटिव है, पॉजिटिव, इस तरह से। तो दोस्तों मैंने आपसे एक बात की थी कि दोस्तों आपको जो पेंट करना है वो राइट साइड करना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप एक बात बताओ, आपने राइट साइड पेंट कर दिया, जब आप अपनी इमेज देखोगे तो वो किस तरफ देखोगे? जाहिर सी बात है उस तरफ देखोगे जिधर मतलब पेंट नहीं होगा। अगर आप दर्पण में भी अपना फेस देखते हो तो जिस तरफ पेंट नहीं होता उससे दूसरी तरफ देखते हो, तभी हमारी इमेज दिखती है। अगर आप इस तरफ राइट साइड पेंट कर दोगे, ठीक है, और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर राइट साइड आप पेंट कर दो और जो परावर्तक तल है, तो दोस्तों परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल उसे कहते हैं मतलब जिस तरफ पेंट ना हो। अगर परावर्तक तल धंस जाए, जैसे ये धंसा हुआ है, तो ये हो जाएगा अवतल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अवतल। और अगर इस तरह से है, आपने राइट साइड पेंट किया, अगर परावर्तक तल उठा मिल जाए, ये रहा उठा हुआ, तो ये हो जाएगा उत्तल। उत्तल दोस्तों नाम में ही इनका मतलब छुपा है। आप देखो उठा हुआ, समझ रहे हो? अगर आप किसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हो तो ये हिस्सा देखो आप उठा हुआ है और यहाँ क्या बनना तो इससे आप जांच कर सकते हो जो हिस्सा उठा हुआ रहेगा। उठा हुआ कौन सा हिस्सा दोस्तों? उठा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों ये भी हिस्सा है, इधर को जब आप पेंट करोगे ये भी उठा हुआ है, लेकिन आपको हिस्सा वो देखना है जिधर पेंट ना हो या जिधर पॉलिश ना हो। समझ रहे हो दोस्तों? तो अगर उठल मिल गया, ये उठा हुआ हिस्सा मिल गया और लिख रहा, तो इसका मतलब ये उत्तल है। और ये दबा हुआ है जिधर से पेंट ना हो, जिधर पेंट ना होता दोस्तों उस तरफ को कहते हैं परावर्तक तल। तो ये मिल गया, ये धंसा हुआ मिल गया, ये हो गया अवतल। ये बात मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात आती है इन पे डेफिनेशन की। और मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी, जब आप पेंट राइट साइड कर दोगे तो जाहिर सी बात है जो वस्तु रखोगे, कुछ भी टॉर्च हो, मतलब जिस हम बिंब रखते हैं, कुछ भी वस्तु रखते हैं, वो लेफ़्ट साइड रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अगर जिस तरफ आप पेंट कर दोगे इस तरफ वस्तु रखी नहीं जाने की, रख तो दोगे लेकिन दोस्तों प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब बस आपसे यही है कि राइट साइड पेंट करना, और जो भी वस्तु रखनी है आप यही मानना कि एक नियम ही है ये, ठीक है, कि आपको लेफ्ट तरफ वस्तु रखनी है। तो आइए दोस्तों अब हम उसके बारे में, जो गोले दर्पण हमने किया था उसके बारे में हम उसकी कुछ परिभाषाएं जानते हैं, एग्जाम में 1-2 नंबर में आ जाती हैं। तो पहली परिभाषा क्या है दोस्तों? देखो गोले दर्पण की परिभाषा, पहली परिभाषा दर्पण का ध्रुव। अगर मान के चलो आपको एग्जाम में आ जाए कि दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखो, 1 या 2 नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों आ सकती है, तो होती क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जैसे कि मान के चलो ये दर्पण है, ये कौन सा लिया कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। अगर आप इस पर सर्च करोगे तो बता भी दोगे क्या कौन सा दर्पण है ये। राइट साइड पेंट करना तो अवतल है ये। तो ध्रुव क्या होगा? इसका जो केंद्र होगा ये दर्पण का, अगर मान के चलो आपने ये लिया, इसका केंद्र जो होगा ये ध्रुव होगा ये, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में लिखा, पहले मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ये ध्रुव जो है, ये ध्रुव है मतलब दर्पण का केंद्र। अब डेफिनेशन क्या है? दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को, अब परावर्तक तल क्या होता है दोस्तों? जिस तरफ पेंट नहीं होता, ये जो ना ये परावर्तक तल है, इस तरफ पेंट हो जाएगा तो ये परावर्तक तल है, इसका ये परावर्तक तल है। तो दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दोस्तों ये ध्रुव है और इसे P से दिखाते हैं।
ये बात आप याद रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरी डेफिनेशन हमारी वक्रता केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों केंद्र को सेंटर कहते हैं, ये कर्वेचर है। बात ये आती है समझने की कि कर्वेचर क्यों कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पूरा गोला था इस तरह से दोस्तों, ये पूरा गोला था। अगर पूरा गोला होता तो हम इसे केंद्र कह देते, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये एक वक्र लिया है हमने इतना सा, ये इतना सा वक्र लिया है, इसलिए हम इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहे हो? तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, कांच के खोखले गोले के, ये खोखला गोला ही था जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। कांच के खोखले गोले के केंद्र को, जो यू गोला था दोस्तों उसका भी तो एक केंद्र था, मान के चलो उसका केंद्र ये था, तो इस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्र है हमारा, यही वक्रता केंद्र है। अब डेफिनेशन में क्या लिख रहा है, कांच के खोखले गोले के, जो खोखले गोले का ही केंद्र था मेरे प्यारे दोस्तों, वो ही इस दर्पण का केंद्र होगा। तो केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे ओ से दिखाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने एक वक्र लिया है, ना कि पूरा गोला लिया। अगर पूरा गोला लेते तो हम सीधे कहते त्रिज्या, इसलिए हम यहाँ प्यारे दोस्तों वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कांच के खोखला गोला, कांच का गोला है, की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर आप गोला लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें भी तो त्रिज्या होगी। जैसे कि ये गोला था, तो ये यहाँ से लेकर इसे इधर मिला दो, इधर मिला दो, इस तरफ किधर को भी मिला दो, वो त्रिज्या ही होगी। और ये हमने पी माना, ये ओ है, तो ये जितनी भी है ये दोस्तों त्रिज्या है। जो गोले की त्रिज्या होगी वो ही दर्पण की त्रिज्या होगी। आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डेफिनेशन लिख ली, कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को, या बीच की दूरी त्रिज्या कह दो, त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन लिख लोगे। अब बात आती है दोस्तों मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। मुख्य अक्ष क्या होता है इसे भी समझो। जैसा कि ये दर्पण है, ये किसी गोले का भाग था, इस तरह का गोला होगा कोई, ये ओ है, ये पी है। अगर ओ से पी ये जो दूरी है ये मुख्य अक्ष है। डेफिनेशन देखो, दर्पण के वक्रता केंद्र, ये दोस्तों वक्रता केंद्र है, ये ओ से दिखाएंगे इसे। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये ओ है, ये पी है, इसको मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ रहे हो? तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। अब बात आती है दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे कि ये हमने दर्पण लिया, ये कोई दोस्तों दर्पण है, ये दर्पण है, सही है। तो द्वारक क्या होता है? ये इसका जितना भी व्यास होगा मैक्सिमम, यही दोस्तों द्वारक है। जैसे आपने अपने रूम में देखा होगा डोर लगा होता है, उसे द्वार बोलते हैं। तो जितना चौड़ा आपका मान के चलो गेट है, वही द्वारक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, दर्पण का जितना चौड़ा या व्यास होगा वही दर्पण का द्वारक है। वही डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी। बात आती है फोकस की, जिस बिंदु पर किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। अब मिलती कैसा है? जैसे कि ये दर्पण है, यहाँ से मान के चलो कोई किरण आई, ये किरण आई कोई, और ये ओ है और ये पी है। अब जैसा कि ये किरण आई यहाँ परिवर्तित होगी, फिर आई ऐसा होगी, ये आई है को चली गई। तो ये जहाँ दोस्तों किरण मिल रही है, यही हमारा एफ कहलाता है। ठीक है, किरण आ रही है, इससे टकराने के बाद वापस आ रही है, वापस जो आती है वो एफ पॉइंट पे मिलती है, उसे ही हम फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या लिख रही है, जिस बिंदु पर किरणें परावर्तन के पश्चात आई, किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट आई, मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। तो ये बिंदु दोस्तों फोकस कहलाता है। अब बात आती है फोकस दूरी, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। तो जिसे देखो, दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ दोस्तों? ये रहा। वह फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, फोकस बिंदु हमारा ये था, अभी बताया मैंने आपको,
इनके बीच की दूरी को जितनी भी दोस्तों ये होगी, अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊं, जैसे कि ये है, ये O है, ये F हो गया और ये P हो गया, तो ये जितनी दूरी है ये ही फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो दोस्तों आपको इन्हें समझो कैसे है, ज़रूरी ना आप इन्हें याद करो। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो आप इन्हें बहुत आसानी तरीके से कर पाओगे। अब दोस्तों हमें जो करेंगे, अगला टॉपिक हमारा चलेगा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि अवतल दर्पण से किस प्रकार के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। और समतल का भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसे भी मैं आपको आज बना के बताऊंगा कि आभासी होता है, सीधा होता है, वो किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों समतल दर्पण का प्रतिबिंब देखते हैं वो किस तरह से बनता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन बना के नहीं दिखाया था, बस लिखवा दिया था कि आभासी सीधा होता है। तो आइए देखते हैं। ये दोस्तों एक दर्पण है और इस पर एक तरफ पॉलिश कर दिया हमने, समतल प्लेट है इसलिए ये समतल दर्पण हुआ, कांच की समतल प्लेट है। और ये क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया है, मुख्य अक्ष है, और ये दोस्तों ये है P। अब मान के चलो कोई प्रकाश की किरण आई इस तरह से, इसे कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तित होगी ये तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ जो कोण बनेगा I होगा, और जो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, लेकिन इसे दिखाते हैं R से। अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही है। किरण आई इस तरफ को और गई इस तरफ को, इसे कहते हैं आपतित किरण, और ये हुई परावर्तित किरण। I को क्या कहेंगे, आपतन कोण, और R को कहेंगे परावर्तन कोण। अब बात आती है इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों मान के चलो ये जो किरण आई इधर पॉलिश है, इस तरह से गई, तो आप इस तरफ से इमेज करो कि ये इस तरफ को गई होगी, ठीक है। और जैसे ये ध्रुव है इस तरह का ये होगा। हम एक काल्पनिक इमेज कर रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है। आभासी का मतलब ही मेरे प्यारे दोस्तों काल्पनिक होता है, लेकिन वो हमें देखने में ऐसा लगता है वास्तविक। जैसे कि मान के चलो भूत, अगर आप रात को गए हो कहीं तो आपको लगेगा भूत, ठीक है, लेकिन वो ऐसा दिखेगा जैसे कि इंसान ही खड़ा हो, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये है तो काल्पनिक, लेकिन लगेगा जैसा कि वास्तविक हो। जो चीज़ आपको वास्तविक लगे लेकिन रियल में वास्तविक ना हो, वो ही आभासी या काल्पनिक कहलाती है। तो इस तरह का हुआ। अब जैसे ये किरण है ये इस तरफ को जाती हुई प्रतीत होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ऐसा जाएगी, ऐसा जा रहा, तो यहाँ जो मिले ये ही हमारा प्रतिबिंब बना। ये जो प्रतिबिंब बना, ये यहाँ वस्तु रखी थी या कुछ भी इस तरह से, ये हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, वास्तव में दोस्तों नहीं है। इसका डॉट डॉट का मतलब ये है ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इमेज कल्पना करी हमने, तो ये प्रतिबिंब जो हुआ आभासी या ऐसे काल्पनिक भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो जितना बड़ा ये है इतना बड़ा बनना बराबर, और जिस तरह से ये है उस तरफ से ये बनना तो सीधा। आपको सीधे में कन्फ्यूज हो रहा होगा, अभी बताता हूँ। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये अगर इसकी इमेज इस तरह से ही बन जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होगा सीधा, समझ रहे हो। जैसा कि व्यक्ति खड़ा है अगर उसकी इमेज इसी तरह से बन जाए तो ये हुआ सीधा। और अगर ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और इसकी इमेज इस तरह बन जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा उल्टा प्रतिबिंब। अब आप यहाँ देखो, यहाँ वस्तु रखी थी कुछ भी हो, यहाँ प्रतिबिंब ऐसा बना, तो ये दोस्तों क्या हुआ, सीधा हुआ। और अगर ये उल्टा वैसा बनता तो इसे कहते उल्टा प्रतिबिंब। आभासी क्यों है, काल्पनिक, क्योंकि हमने ये इमेज अपनी कल्पना करके माना है, वास्तव में ये ऐसा नहीं है। बराबर है, जितनी वस्तु बड़ी यहाँ है इतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसकी दूरी लंबाई मान के चलो ऊंचाई 20 मीटर है तो दोस्तों 20 मीटर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 20 मीटर इतनी दूरी पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पे होगा। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। ये समतल का बताया, अब पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है और ये कितने प्रकार का बनता है। इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहले कुछ पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। वो कैसे, देखो दोस्तों, ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है O
P, ठीक है। अब मान के चलो कोई किरण आ रही है, ये F है यहाँ, F। जो किरण समांतर आएगी, ये बात आपको याद रखनी है, वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। जो भी किरण समांतर आएगी वो इस फोकस से होकर जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये इस तरह से होकर जाएगी। एक पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस से होकर आवश्यक जाएगी। दूसरे क्या है, ये कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये F हो गया, ठीक है। ये अगर कोई किरण F से होकर आ रही है इस तरह से, तो वो समांतर हो जाएगी, समझ रहे हैं। यहाँ से होकर आ रही है, कोई भी किरण लो इस तरफ से जो होकर आएगी ऐसा, तो वो इसके समांतर हो जाएगी। एक दूसरे के विपरीत है ये। अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर आ रही है तो समांतर हो जाएगी। ये बात आप याद रखना। एक क्या है इसमें, ये कोई दर्पण है, 4 कंडीशन बनती हैं इसमें, ये F है, ये C है, मान के चलो C, ठीक है। ये C हुआ। ओ अगर और होता तो और इतना बड़ा कर लो इसे, वो यहाँ हो जाएगा, लेकिन ये मैं मान रहा हूँ ये C है। जो किरण C से होकर जा रही है वक्रता केंद्र से, ठीक है, जो किरण C से होकर जा रही है वक्रता केंद्र से, जैसे कि एक किरण आई इस तरफ को, तो वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, सॉरी इसे C से दर्शाते हैं, मैंने आपको वो बता दिया था, इसे C से दर्शाते हैं वक्रता केंद्र को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आई वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ना कि समांतर होगी, जैसे इस तरह से नहीं होगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। चौथी कंडीशन क्या बनती है यहाँ, ये है, अगर कोई इस तरफ से आएगी आपतित किरण तो परावर्तित हो जाएगी, ये I और ये R, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें आपको 4 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अगर देखो दोबारे समांतर होगी फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आएगी तो इसके समांतर हो जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वापस वक्रता केंद्र को ही चली जाएगी, और अगर इस तरह से आ रही है आपतित किरण तो ऐसे इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर हैं तो आप वैन आरेख अच्छे तरीके से बना सकते हो, यानी कि प्रतिबिंब, वरना आपको बनाने में कठिन महसूस होगा। तो दोस्तों बात ये आती है कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको लैला मजनू की कहानी से सारे प्रतिबिंब ख़त्म करवा दूंगा। तो आइए अब हमारा वो टॉपिक शुरू होता है। देखो ये कोई दर्पण है, अब मैं बताओ कौन सा दर्पण है ये, आप बताओ। ये दोस्तों अवतल दर्पण है, क्योंकि मैं अवतल दर्पण के ही प्रतिबिंब पढ़ा रहा हूँ। राइट साइड पैंट करना है, ये हो गया पैंट, इस तरह से ये अवतल दर्पण है। और ये हो गया P ध्रुव, ये F, सही है, और ये है F, ये हो गया C वक्रता केंद्र, ये इस तरह से, ठीक है। इसमें 6 तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, वो किस तरह से अब बताते हैं। देखो मान के चले ये कोई वस्तु रखी है अनंत पर, अनंत जो है इसे मान के चलो ये लैला है, और F जो है इसे मान के चलो ये मजनू है, ठीक है। 2 मिनट के बाद आपको इस तरह से रट जाएंगे ये कि आपको सोते वक्त भी यही नज़र आएंगे। और देखते हैं कैसे। ये मजनू है, लैला है, इनमें दोस्तों बहुत गहरा संबंध है, ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, सही है। अब बात क्या होगी, इन्हें कर दिया गया जुदा, ये F पर है और ये अनंत पर है। ये अनंत जो है अनंत लैला और मजनू है F पर फोकस। अब क्या हुआ, इन्होंने एक कसम खाई कि अगर एक कदम आप चलोगी तो एक कदम मैं चलूँगा, ठीक है, जितना आप चलोगे उतना मैं चलूँगा, अगर आप नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं चलूँगा। ये बात आप याद रखना, इस तरह से इन्होंने कस्में खाई। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये इधर को आएगा तो ये भी लैला भी इधर को जाएगी, ठीक है, ये एक दूसरे की तलाश में है। अब समझ रहे हो, इनके बीच में काफ़ी दूरी है और प्यार अंधा होता है, ये एक दूसरे की तलाश में है, समझ रहे हो। तो अगर ये, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यूँ 1 मीटर चलेगा
तो लैला भी 1 मीटर चलेगी। अगर मजनू 2 मीटर चलेगा तो लैला भी 2 मीटर चलेगी। ठीक है, इस तरह से। अब इनके बीच में सी है, ये मान के चलो कोई दीवार है। अब अगर लैला यहाँ से लेकर इनके बीच में आ गई तो आप ही बताओ फोकस जो है मजनू जो है वो कहाँ जाएगा। जितनी दूरी यहाँ से ये चला इतनी दूरी यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये यहाँ जाएगा। समझ रहे हो, लैला आ गई यहाँ तो ये आ गई यहाँ। ठीक है, इसकी कंडीशन 6 बनती हैं। वो किस तरह से मैं भी वो आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। मेरा कहने का मतलब यहाँ है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस कहाँ बनेगा, एफ पर। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर लैला अनंत और कर्वेचर के बीच में आ गई, अनंत और कर्वेचर के बीच में आ गई, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा बताओ, कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्योंकि जितना यू इधर चली उतना ही यू इधर चलेगा। तो यहाँ क्या प्रतिबिंब क्या बनेगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब ये यहाँ से ये यहाँ आ गई, इस पर आ जाएगी ये फोकस पर, इस पर वक्रता केंद्र पर। तो जितना ये चली इतना ये, तो ये भी उठ कर कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब जो बनेगा, तीसरी कंडीशन वो यहाँ बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। अब चौथी कंडीशन क्या है, जब लैला यहाँ आ गई ढूंढते ढूंढते, तो अब इसके बाद में यहाँ आएगी, ये यहाँ आ गई, ये दोनों इन दोनों का यहाँ मिलन हो गया, दोनों वक्रता केंद्र पर मिल गए। अब क्या है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब ये यहाँ मिल गए। अब ये यहाँ गई ढूंढती ढूंढती यहाँ आ गई फिर इनके बीच में। ठीक है, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा, इसका तो बनेगा यहाँ, और इसका कहाँ बनेगा, कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ये वस्तु इसके बीच में आ गई तो ये फोकस, ये अनंत जो है इसके बीच में आ गया, ये फोकस इस तरफ आ जाएगा, लैला इनके बीच में और मजनू इसके बीच में। ठीक है, 4 कंडीशन होगी। 5वीं कंडीशन हमारी क्या है, ये ढूंढती ढूंढती आ गई फोकस पर और ये इसे ढूंढता ढूंढता दोबारा चला गया अनंत पर। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ आई और यू यहाँ से यहाँ आया, इनके बीच में ना बना कर्वेचर और इसके बीच में, यूरा वक्रता केंद्र और इसके बीच में, और ये ढूंढता ढूंढती यहाँ आ गई एफ पर, ये यहाँ से लेकर एफ पर आ गई और ये ढूंढता ढूंढता चला गया अनंत पर। तो अगर वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई आपको। कंडीशन है 5 कंडीशन होगी, एक 6ठी कंडीशन हो रहा है। अब ये उसे लैला यहाँ आ गई, मजनू नहीं मिला। मजनू क्यों नहीं मिला मेरे प्यारे दोस्तों, मजनू पहुँच गया अनंत पर, लैला इसे ढूंढ रही है और मजनू लैला को ढूंढ रहा है। अब लैला यहाँ पोल से आके कहती है, अजी आपने मजनू देखे हैं, समझ रहे हो, पोल से बात की। जब लैला यहाँ आ गई, अब मतलब अब जो यहाँ आ गई लैला, ये यू है कोई वस्तु, मेरा बस समझाने के पर्पज है ये। तो वस्तु ने पूछा पोल से, अजी आपने मेरे मजनू देखे हैं। ठीक है, पोल रहेगा हाँ देखे हैं, इधर हैं इधर, समझ रहे हो, लड़की है लैला है, तो इसने सोचा मजनू तो पता ना कहाँ है, कम से कम तू ही बुला ले अपने पास। तो इसने कहा कि हाँ हाँ इधर है, पोल की तरफ। अब वो पोल की तरफ आ गई इस तरफ। तो अब मैं आपसे प्रश्न करूँ, अगर वस्तु यहाँ होगी, 6ठा पॉइंट है एफ और पी के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर वस्तु इन दोनों के बीच में, अगर लैला इन दोनों के बीच में है तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा इधर होगा। उसने ध्रुव से पूछा कि मजनू कहाँ है, इसे भी नहीं पता मजनू है कहाँ, इसने कह दिया इधर है, तो वो इसे ढूंढती ढूंढती इधर पहुँच गई। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा इधर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 बात आपको समझ में आई होगी। वो कैसे, देखो अगर अनंत पर है वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, अनंत और कर्वेचर के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर पर मतलब वस्तु यहाँ आ गई। ठीक है, फिर अगर इतना ये खिसकेगा, ये कर्वेचर के इधर पहुँच गया, देखो
फिर कर्वेचर से एफ के बीच में, युड़ा कर्वेचर एफ के बीच में, तो यू भी इतना आ जाएगा, कर्वेचर और अनंत के बीच में, यू फोकस पर, फिर प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, ये इनके बीच में फोकस और उसके बीच में, तो ये बनेगा पीछे। अब प्रश्न कैसे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहा रहेगा आपसे प्रश्न में कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये बात आप याद रखना लैला मजनू की कहानी में कि अगर 1 मीटर ये चलेगा तो 1 मीटर वो ही चलेगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये जो है, अगर ये वस्तु जो है बीच में, ज़रूरी ना है ये 10 मीटर तो 5 पे बना है, मतलब इन दोनों के बीच में होगी, चाहे वस्तु यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। अगर इनके बीच में कह रहा हूँ मैं, ज़रूरी ना है वस्तु यहाँ ही है। ठीक है, वस्तु इनके यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में होगी। अब 6 कंडीशन कहाँ बनती है, एक बार दोबारा से देखो। एक तो ये होगी यहाँ, एक इसके बीच में, एक यहाँ होगी, और एक दोस्तों ये होगी इनके बीच में, एक होगी फोकस पर, और एक होगी यहाँ। देख लो 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बनती है अवतल दर्पण में। ठीक है, उसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अगर वस्तु, प्रश्न क्या होगा, प्रश्न ये होगा अगर वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर। ठीक है, और अगर इनके बीच में है तो इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में। अगर यहाँ आ गई तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, देखो सी पे, अगर सी पे तो सी पे बनेगा, अगर इनके बीच में है तो यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ है तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से मतलब याद हुआ होगा और अच्छे तरीके से आप याद कर पाओगे, भूल भी नहीं पाओगे। बस ये याद रखना लैला मजनू की कहानी किस तरह से की थी, अगर 1 मीटर इधर जाएगी तो वो भी 1 मीटर खिसकेगा, ये इनका मतलब है। तो 6 कंडीशन होगी, आपको अच्छे से इन्हें कर लेना। अब देखो मैं बताता हूँ इन पे प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनते कैसे हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से बताया था ताकि आपको पता चले कि अगर वस्तु एफ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से आपको याद करवाने का मेरा मकसद ये था। ठीक है, अब जो हमें प्रतिबिंब बनाएंगे, हम इन 6 कंडीशन पे प्रतिबिंब बनाएंगे कि यहाँ बनता तो है पर, लेकिन बनता किस तरह से है, यहाँ बनता है तो बनता किस तरह से है। आइए अब हम इन्हें बनाते हैं। तो आइए दोस्तों पहली कंडीशन देखते हैं इसकी। ये कोई दर्पण है, ये सी है, ये एफ है, ये ओ है, और वस्तु, पहली कंडीशन क्या थी दोस्तों, वस्तु अनंत पर है इस तरफ। ठीक है, ये मैं आपको पहला टाइप बता रहा हूँ, अगर वस्तु अनंत पर है इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों अगर वस्तु अनंत पर है, अगर ये इस तरह से आएगी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर मुख्य अक्ष का, ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। ठीक है, जो वस्तु इसके समांतर रखी हुई है और इसके समांतर इसकी किरण आ रही है, मान के चलो कोई किरण है, इसका प्रतिबिंब हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये इससे फोकस से होकर चली जाएगी, वो मैंने 4 कंडीशन बताई थी। और अगर इस तरह से जाएगी समांतर तो वो इस तरह से होकर चली जाएगी, इस तरफ गई तो वो इधर को वापस चली गई। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, जहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ ये गई और ये गई, तो प्रतिबिंब बना तो ये बना, ये बिंदु टाइप का बनता है इसमें। ठीक है, इसमें बिंदु टाइप का प्रतिबिंब बनता। ठीक है, ये बात आप याद रखना। कैसे बना, पहली स्थिति में अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बना। यहाँ दोस्तों किस तरह से बना, अगर समांतर जा रही है फोकस से होकर, समांतर जा रही है तो फोकस से होकर। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा पहली कंडीशन में बिंदु टाइप का बनेगा। वो कैसे बनेगा दोस्तों, एक बात सोचो, अगर आप दर्पण में अपना फेस देखते हो, अगर काफ़ी दूर देखते हो तो बहुत छोटा सा दिखाई देता। अगर आपको अपना फेस बड़ा देखना है तो आप दर्पण के पास को अपना फेस ले जाओगे ताकि आपको कुछ चेहरा बड़ा दिखे। वही बात यहाँ जब वस्तु अनंत रखी है दोस्तों, ज़रूरी ना है अनंत जो रखी है 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर है, समझ रहे हो, मतलब दर्पण से 20 मीटर 50 मीटर इतनी दूरी पर हो सकती है, 30 मीटर, जरूर ना कि 1-2 किलोमीटर पर हो, समझ रहे हो। अनंत का मतलब ये समझना, कभी आप सोचो अनंत का मतलब है दूसरे राज्य में पहुंच जाए, समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरफ बनेगा। यहाँ दोस्तों पैंट था इसमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन देखो, ये पी है, ये एफ हो गया, कर्वेचर यहाँ मान के चलो अनंत था। अब जो हमारी वस्तु आ गई, ये वस्तु थी, ये वस्तु प्यारे दोस्तों इसके बीच में आ गई यहाँ। ठीक है, तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा
हमारा कहाँ बनेगा, जब वस्तु इनके बीच में आई तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इसके बीच में। वो जो 6 कंडीशन बताई थी कि अगर अनंत पर है तो फोकस पर, और जी अगर अनंत और कर्वेचर के बीच में तो कर्वेचर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर वस्तु इनके बीच में तो प्रतिबिंब इनके बीच में। अब बनेगा कैसे, अगर ये समांतर जा रही है इस तरफ को किरण, तो वो फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से लो, अगर कर्वेचर से होकर कोई लाइन जाएगी, इस तरह से रे जाएगी, किरण जाएगी, तो वह दोस्तों इस तरफ को ही वापस हो जाएगी। ये इस तरह से थी, ये सेंटर था हमारा वक्रता केंद्र, समांतर गई, फोकस से होकर आ गई, और इससे होकर गई तो इससे वापस होगी। अब ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा इस तरह का। अब दोस्तों देखो, वस्तु तो रखी है ये इस तरह से, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और प्रतिबिंब बनना हमारा इस तरह से, ठीक, उल्टा बनना ना। तो यहाँ जो बनेगा हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, इससे छोटा प्रतिबिंब है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा टाइप कि तीसरा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर दर्पण आपका ये है, ये मुख्य अक्ष होगी, ये सी, ये फोकस हो गया, ये अनंत है। अगर वस्तु आपकी यहाँ रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये समांतर गई और फोकस से होकर आ गई। जिस तरफ को किरण जाती है उस तरफ को तीर का निशान लगाते हैं। और अगर मैंने ये भी कहा था अगर फोकस से होकर जाएगी तो वो इस तरह से होकर चली जाएगी, ठीक है, इसके समांतर हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों, अगर ये इस फोकस से होकर आई, इधर को होकर चली गई, ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो देख लो इसका प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। ये रहा, ये बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा दोस्तों, बन तो उल्टा रहा लेकिन बराबर बन रहा। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है जैसा प्रतिबिंब है वो भी ऐसा बनेगा, काल्पनिक नहीं बनने का, ठीक है। यहाँ हम इमेजिनिंग नहीं कर रहे, जैसा मैंने पहले बताया था कि मान लो इस तरह बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जैसा प्रतिबिंब यहाँ है ऐसे यहाँ बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। और ये बात याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। अगर वास्तविक लिखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी में हमेशा सीधा होगा। चौथी कंडीशन क्या है हमारी, देखो दोस्तों, चौथी कंडीशन है अगर सी और एफ के बीच में कोई वस्तु हो, ये पी है, ये सी है और ये एफ है, ये अनंत है। अब वस्तु कहाँ है दोस्तों, वस्तु यहाँ है, ठीक है। अगर वस्तु इनके बीच में होती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है इनके बीच में। वो कैसे बनेगा देखो, अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, और अगर फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, तो इस तरफ से होकर जाएगी, सही है। अगर फोकस से होकर जा रही है तो वो इस तरफ से होकर आएगी। ये मैंने छोटा बनाया है, अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये किरण दोस्तों इधर आके मिलती। देखो दोबारा, ये आपको ये इस तरफ से जा रही है और ये जो है ये इस तरफ से होकर आएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा इसके बीच में बनेगा, यहाँ वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब वस्तु से बड़ा क्यों बनेगा, जितने दर्पण के पास आप अपना फेस लाओगे, कुछ भी वस्तु लाओगे, जितनी करीब लाओगे उतना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। वस्तु आप इधर को ले जा रहे हो, प्रतिबिंब इधर दिखाई बनेगा और दोस्तों बड़ा बनेगा। अगर वस्तु आप पीछे रखोगे दर्पण के तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा। जब वस्तु दर्पण अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमारा बिंदु टाइप का बना था। वो इसीलिए बना था, जितनी आप दर्पण से दूरी रखते हो वस्तु की उतना ही प्रतिबिंब छोटा रहता है। जितना वस्तु आप पास लाते हो दर्पण के उतना ही प्रतिबिंब आपको बड़ा नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ वस्तु रखी, दर्पण के थोड़ा पास करीब है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो इससे दूर बनेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो दोस्तों ये जो प्रतिबिंब बन रहा ये बड़ा बन रहा है और वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, उल्टा हमेशा वास्तविक होगा, ठीक है, और उल्टा बन रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। 4 कंडीशन देखो, अगर वस्तु सी पे है तो सी पे प्रतिबिंब बना, अगर इनके बीच में तो प्रतिबिंब इनके बीच में बना। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब कंडीशन हमारी एक तो रहेगी 5th और एक रहेगी 6th, इन्हें भी देखते हैं। 2 टाइप के और रहेगी ये। तो देखो 5वीं कंडीशन क्या कहती है,
पांचवी कंडीशन अगर एफ पर होगा तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। कोई दर्पण है, ये एफ है, ये सी है, ये पी है। वस्तु ये कह रहा अगर वस्तु एफ पर हो, इस तरह से यहाँ वस्तु रखिए कोई, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों अनंत पर बनेगा। वो कैसे? अगर इस तरफ से होकर जाएगा समांतर तो ये ऐसे होकर जाएगा। ठीक है, आगे होगी आपको ये बात समझ में? सही है। अब देखो पांचवी कंडीशन है ये, अगर समांतर होकर गया तो इस तरफ को होकर गया, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ऐसा बनेगा दोस्तों, ऐसा। तो इसका अनंत बनेगा। अनंत का मतलब मैंने आपसे पहले ही बताया, जरूरी ना कि वो काफ़ी दूर हो। तो अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा इसका, यहाँ ये रहा। वस्तु ये है, ये जब प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत बनेगा, और उल्टा बनेगा। और दोस्तों ये भी वास्तविक होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये भी वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी होंगे ये याद रखना उल्टे ही बनेंगे, सीधे नहीं बनने के। और उल्टा होगा और बड़ा भी होगा, बड़ा होगा। अब बात यह है दोस्तों, बड़ा क्यों होगा? मैंने आपको कई बार बता चुका। बड़ा इसलिए होगा जितनी वस्तु आप दर्पण के पास लाओगे प्रतिबिंब उतना ही बड़ा दिखाई देगा। चाहे आप, यहाँ दर्पण है नहीं मेरे पास, नहीं मैं आपको दिखाता भी, दर्पण में फेस देखना, दूर करके देखना, पास करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये फिफ्थ कंडीशन भी होगी, अनंत पर बनेगा। अब बात आती है सिक्स टाइप के। ये सी है, ये एफ है। इसे थोड़ा सा इधर को लो क्योंकि इसका प्रतिबिंब दोस्तों उस तरफ को बनेगा। ये पी है, ये सी है, ये एफ है, और ये सी है, और यहाँ अनंत है। ठीक है। अब वस्तु मैंने आपसे कहा अगर इनके बीच में हो यहाँ, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? मैंने आपको लैला मजनू की कहानी भी बताई थी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कोई वस्तु ऐसा जा रही है इस तरफ से, ठीक है, तो अगर इस तरफ से जा रही है, समांतर तो जा रही है, तो ये इस तरफ फोकस से होकर चली जाएगी। जो भी समांतर होकर जाएगी फोकस से होकर जरूर जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब इधर बनता, मैंने आपको अभी बताया, ये इधर ऐसे जाती हुई, इधर जाती हुई प्रतीत होगी, ये इस तरह से। ठीक है। और ये जो बनेगा इस तरह का बनेगा ये, और ये देखा इस तरफ से जाती हुई प्रतीत होगी। तो जो प्रतिबिंब बना हमारा, ये प्रतिबिंब ये बनेगा। अब दोस्तों देखो, ये हमने इसकी कल्पना करी। ठीक है। जब आप इधर पॉलिश रहेगी तो इधर प्रतिबिंब तो दिखने का ना, समझ रहे हो? ये हम इमेजिंग कर रहे हैं कि वास्तव में इसका प्रतिबिंब इस तरफ को कैसे बनेगा। ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब आभासी बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये आभासी बना। आभासी हमेशा सीधा होता है, ये बात याद रखना, सीधा। और आभासी को ही काल्पनिक भी कहते हैं। इस तरह से 6 की 6 कंडीशन आपको समझ में आई होगी कि ये जो हमारा प्रतिबिंब बना था, ये हमने इमेजिनिंग करी कि ये इस तरफ को जाएगा, ये जा रहा, और ये भी इस तरफ को प्रतीत होगा जाता हुआ। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर बनेगा। अब बात प्यारे दोस्तों ये आती है कि ये इधर को क्यों नहीं बना। दोस्तों ये लाइन समांतर होती हैं, ये तो ये कहीं भी नहीं मिलती, ऐसे समांतर जाती है, कहीं भी जाएंगी ये आपस में नहीं मिलेंगी। अरे हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना, ये तो आपस में ऐसे मिलेगी अनंत पर, लेकिन ये दोस्तों अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम इमेजिंग करते हैं कि अगर हम इसे इस तरफ से मिला दें और इसे इस तरह से कर दें तो हमारा प्रतिबिंब ये होगा। तो छठी कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है और काल्पनिक। तो ये 6 की 6 कंडीशन आपको याद आई होंगी, याद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको ये बताया था इस तरह। अब उनके जो ना 6 के 6 मैंने प्रैक्टिकली बताया कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। पेपर में आ जाता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और आपके बीच में तो कहाँ बनेगा, वो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उस तरीके से आप याद कर लेना। तो प्यारे दोस्तों, हम आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना, तभी आपको मंजिल मिलेगी। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आप भी अपने घर पढ़ना, तभी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और किसी वजह से अगर आपके समझ में ना आया हो, एक बार वीडियो और देखना, और फिर भी समझ में ना आए तो दोस्तों आप कमेंट करना, हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और अच्छे जो भी हमारी कमी नज़र आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समझ में ना आए तो भी बताना, हम और सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट कोई नहीं होता, हम परफेक्ट बनने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना पढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
धन्यवाद।